बोर्ड भी क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू, थैंक यू। चलो ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड। हम पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट? उसमें हमने कीमोटैक्सोनॉमी तक देख लिया है। अब नेक्स्ट हमें देखना है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट पार्ट क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वैसे सिंपल है समझने के लिए। उनकी मानो लिस्ट बनाओगे, तो ऐसे अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई और उनको मैच करके देखा किसके कितने कैरेक्टर्स मैच होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि मानो आपने 10 अलग अलग ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया, सबके 100 कैरेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए। अब उन 10 में से मैक्सिमम कैरेक्टर्स मैच होने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, वो आप ढूंढ सकते हो। जिसके जो दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर ज्यादा मैच होंगे, वो एक दूसरे के क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनका क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है, ये आप समझ सकते हो। ओके, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि यू कंसीडर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड यू कंसीडर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स व्हाइल क्लासिफिकेशन। ओके, तो इसके लिए आजकल कंप्यूटर्स यूज होते हैं। पहले के समय में कंप्यूटर्स नहीं थे तो मैन्युअली होता था, लेकिन अब कंप्यूटर्स यूज होते हैं, एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? एल्गोरिदम्स। तो आई होप आप सबको ये मालूम होगा एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम्स आर काइंड ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपके लिए एनालिसिस करके रिजल्ट देते हैं। जैसे अभी आप लोग गूगल यूज करते हो, जीमेल अकाउंट होता है, गूगल अकाउंट होता है, फेसबुक वगैरह सब अपने अकाउंट्स होते हैं। तो वहां पे जब जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन गूगल के पास जाता है, उनके सर्वर्स पे जाता है, उनके सॉफ्टवेयर। सर वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा है। सर The वीडियो video is paused. Sir, video is paused. एक मिनट बच्चे लोग, सर का नेटवर्क पूरा है। एक मिनट सर रीजॉइन करेंगे वापस। दिव्यानी देवांशी 3:45 चा टाइम आहे ना, 5 मिनिटं पहिले जॉईन करे तो एकदम 3:46 ला जॉईन झालेत रुद्राक्षी नेटवर्क दास। नव्हतं मम्मीचं. ओके, अजून पण 4-5 लोक लेट आली आहेत. मी बघत होतो कोण कोण टाइमावर येत नाहीये. मनाली राऊत थोडस लवकर नंतर करायचं. हार्दिक पाटील, हार्दिक मेहर. ओके, आता ठीक है क्या सांगा मला? यस सर। Yes, Yes, sir. 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 थैंक यू। सो एल्गोरिथम की मैं बात कर रहा था, जैसे आप जो भी करते हो काम ऑनलाइन, जो भी सर्च करते हो, जो भी देखते हो, ये सारा डेटा स्टोर होता है, उसको कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। यानी आपने जो भी किया होगा, इवन आप डिलीट भी कर दोगे ना, आपके आपके फोन से डेटा डिलीट होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सर्वर पे पड़ा रहेगा। और वो लोग क्या करते हैं, इस डेटा का यूज करते हैं बाय यूजिंग दिस एल्गोरिथम्स
टू आइडेंटिफाई कि आपकी जरूरतें, आप क्या लाइक करते हो, आपको क्या चीजें जरूरी है, और अकॉर्डिंगली फिर आपके सामने उन प्रोडक्ट्स के ऐड भेजते रहते हैं। जैसे अगर मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मेरे गूगल ओपन करूंगा तो मेरे मैक्सिमम नोटिफिकेशन होंगे, वो किससे रिलेटेड होंगे, बायो के रिलेटेड होंगे, क्योंकि आई कीप ऑन सर्चिंग फॉर दैट। अगर कोई क्रिकेट का खेलने वाला है या क्रिकेट में किसको इंटरेस्ट है तो उसको भी नोटिफिकेशन क्या आएंगे, क्रिकेट के नोटिफिकेशंस आएंगे। तो एल्गोरिथम्स आर लाइक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर जो एनालिसिस करके आपको जानकारी देते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एग्जैक्टली। हमारे टेक्स्ट बुक में उसके बारे में क्या दिया है, रीड कर लेते हैं। Here it is a system based on quantification मतलब quantity यानी number of characters, and develops an algorithm for classification। तो आपको कैरेक्टर्स को क्वांटिफाई करना है, ओके, और उस हिसाब से फिर एल्गोरिथम से उनका यूज करना है क्लासिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है by using the number of characters। This system was first proposed by Sokel, साइंटिस्ट का नाम क्या है, सोकेल एंड स्मिथ, और ईयर था 1963। मतलब कंप्यूटर्स की तब शुरुआत हुई थी, तब से ये सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया है। ओके, सो दिस इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्विकली रीड द 5-6 लाइंस, जो भी है लाइंस रीड कर लो टेक्स्ट बुक से या स्क्रीन से। Done? Anything else to be asked? किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके, नो सर। एक स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको रेक्टिफाई कर लेना। इट इज प्रॉपर्टीज, PIES, प्रॉपर्टीज, सेकंड लास्ट लाइन। सोकेल के ऊपर का वर्ड है प्रॉपर्टीज। ओके, सो आप ओके, नो क्वेरी, चलो ठीक है। सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद नेक्स्ट हमें देखना है क्लैडोग्राम। इसे हम कहेंगे ब्रांचिंग पैटर्न। क्लैडोग्राम क्या है, ब्रांचिंग पैटर्न। जैसे आपको याद है स्कूल टाइम में आपने रॉबर्ट विटाकर का 5 किंगडम क्लास में पढ़ा है। रॉबर्ट विटाकर, कोई बताएगा मुझे उनके 5 किंगडम्स क्या थे? एनीवन? Monera, Protista, Protista, Animalia, 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 Plante, 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 and Plante, Fungi. Monera, Protista, Protista, Monera, Fungi, Fungi, Animalia, and Plante. Plante, Animalia. एनिमिलिया। राइट, दिख रहा है ना सबको? यस, दिख रहा है। तो यहाँ पे एक ट्री डायग्राम जैसे बना है, ये ब्रांचेस भी दिखाई है। तो ऐसे जब आप लिखते हो तो उसको क्या कहते हैं, क्लैडोग्राम। लेकिन ये रैंडमली नहीं लिखा है, ये लिखा है अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ है अर्थ पे, ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, उस सीक्वेंस के हिसाब से ये ब्रांचिंग पैटर्न है। ऐसा ही ब्रांचिंग पैटर्न आपने और एक जगह ड्रॉ किया था, ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे अभी दिख रहा है आपको। Archive, दिस इज आल्सो क्लैडोग्राम।
बराबर। लिविंग फाइलोजेनेटिक अरेंजमेंट अगर ट्री डायग्राम के फॉर्म में या ब्रांचिंग पैटर्न के फॉर्म में लिखोगे तो उसको क्या कहेंगे, क्लैडोग्राम। वैसे क्लैडोग्राम आपने किंगडम प्लांटे के लिए भी बनाया था। कोई बताएगा मुझे किंगडम प्लांटे में क्या क्या लिखा था आपने? किंगडम प्लांटे का क्लास में याद है आपको? किंगडम प्लांटे में 2 टाइप के प्लांट्स, एक नॉन सीड प्रोड्यूसिंग और दूसरे सीड प्रोड्यूसिंग। क्या कहते हैं इनको? क्रिप्टोगैम्स। और इनको Phanerogram. फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स एंड पैनेरोगैम्स। फिर क्रिप्टोगैम्स के अंदर 3 टाइप के प्लांट्स, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। एक्चुअली इसको भी थोड़ा और एक ब्रांचिंग पैटर्न यहाँ पे दिया था, नॉन वेस्क्यूलर एंड वेस्क्यूलर। नॉन वेस्क्यूलर में फिर अलगी और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। वेरी गुड। और फेनेरोगैम्स के अंदर वापस 2 टाइप्स, मोनोकॉट, नहीं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर डाइकोट एंड मोनोकॉट। बराबर। तो ये ऐसा जो अरेंजमेंट होता है इसे क्या कहते हैं? क्लैडोग्राम कहते हैं। ठीक है। सो क्लैडोग्राम आई होप इज क्लियर टू एवरीवन। क्लैडोग्राम क्या है? इट इज अ ब्रांचिंग पैटर्न। इट शोज अ hypothetical relationship denoting comparison and their common ancestor। यानी ये सबको आप कंपेयर भी कर सकते हो और इन सब के कॉमन एंसेस्टर्स क्या रहे होंगे। जैसे किंगडम प्लांटे किससे अराइज हुआ है? प्रोटिस्टा से। यानी प्लांटे के ऊपर क्या होगा? और प्रोटिस्टा। तो दुनिया में आज 5 अलग अलग डिवीजन है प्लांट्स की, बट सारे प्लांट्स का ओरिजिन किसी एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से हुआ है। वो क्या है? प्रोटिस्टा। Protista. और प्लांट्स के अंदर फिर और इतना इवोल्यूशन हुआ। ओके। तो ऐसे हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट को या ब्रांचिंग पैटर्न को क्या कहते हैं? हम क्लैडोग्राम कहते हैं। सो रीड इट। और जो भी नोट डाउन करना है फटाफट नोट डाउन करके जब तक हैंड रेज करके रखना, सो दैट आई विल नो व्हेन आई शुड मूव अगेन अहेड। Done, sir. डन। वेरी गुड। कंप्लीट जरा के हाथ खाली करूँ क्या? आदित्य झालं की सांग बेटा। बाकी अजून आदित्य? ओके। सो क्लैडोग्राम हो गया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हुआ, क्लैडोग्राम हुआ। नेक्स्ट है फाइलोजेनी। ऑलरेडी हमने फाइलोजेनी पहले भी डिस्कस किया है।
Phylogeny is basically nothing but evolutionary history. क्या होता है फाइलोजेनी? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ऑडिबल हूं ना मैं? क्लियरली आ रही ना आवाज मेरी? Yes, sir. ओके. तो फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब क्या? तो हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ? हमसे पहले कौन थे, उससे पहले कौन थे, उससे पहले कौन थे, और जो थे उनसे और हमारे जैसे और कौन से ऑर्गेनिज्म बने, सारा ढूंढ के जाना, इतिहास देखना, हमारा एंसेस्टर कहते हैं फाइलोजेनी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी. हिस्ट्री और इवोल्यूशन. हिस्ट्री समझते हो सब लोग? इवोल्यूशन भी आई थिंक सब लोग समझते हो. इवोल्यूशन मतलब क्या? Gradual development. यस, चेंजेस होते जाते हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और उन कैरेक्टर्स से एक नए नए स्पीसीज बनते हैं. काय पे The screen paused है. Yes, sir. Screen pause हो गया. Sir, mic off है. mic. म्यूट. हाँ चलो. तो हम ऑर्गेनिज्म जो भी आज प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म है, उसके कैरेक्टर्स का स्टडी करके साथ में उसके जैसे और ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स कौन है, ये सारा ढूंढते हैं. उसे कहते हैं फाइलोजेनी या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ओके, सो it is one of the most important tool in classification, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं देखते हैं, साथ में हम ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ का रिलेशनशिप भी देखते हैं, जिससे और बेहतर तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाता है. सो जो भी है रीड कर लो फटाफट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में या फाइलोजेनी के बारे में. सर यस, फिर से समझाने बोला. अच्छे से. परत एकदा समजावा ना. कल्पक उत्क्रांतीचा इतिहास. इव्होल्यूशन म्हणजे उत्क्रांती, हिस्ट्री म्हणजे इतिहास. आणि आज जो प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स है, इन समझो आप ह्यूमंस का स्टडी कर रहे हैं, तो ह्यूमन के कैरेक्टर स्टडी किए. ह्यूमन के क्या देखे आपने? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे. क्या देखा हमने? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. लेकिन साथ में आप क्या देख रहे हो कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन किससे हुआ है, और जिससे हमारा इवोल्यूशन हुआ है उससे और कोई दूसरा ग्रुप बना है क्या, तो उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो जब ऐसा हम करते हैं तो पता चलता है कि ह्यूमंस और एप्स, इनका एक कॉमन एंसेस्टर था. किसका? ह्यूमंस और एप्स का एक क्या है? कॉमन एंसेस्टर. यानी अगर इस दुनिया में हम अपने आप को सारे एनिमल्स के साथ कंपेयर करें तो सबसे क्लोजेस्ट एनिमल जो हमारा है वो कौन है? एप्स है. और ये फाइलोजेनी से प्रूव होता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से प्रूव होता है, और इनका और हमारा डीएनए मैच करके भी प्रूव होता है, क्योंकि हम दोनों का डीएनए कितना मैच होता है? 99.50%. बराबर. तो ये डीएनए मैचिंग करके देखेंगे. अभी आएगा बार कोडिंग, नेक्स्ट वही है डीएनए बार कोडिंग. तो डीएनए मैच करके देखा जाएगा, फॉसिल्स का स्टडी किया जाएगा, उनके कैरेक्टर्स का स्टडी किया जाएगा, हमारे कैरेक्टर्स का स्टडी किया जाएगा, और तब जाके इनमें क्या रिलेशन है वो ढूंढा जाएगा. तभी तो अगर मैं आपके सामने एक वर्ड बोलता हूँ कैट फैमिली,
तो फटाफट आपको 4-5 एनिमल्स के नाम याद आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे इवोल्यूशन में किसी कॉमन एंसेस्टर से बने हुए हैं। मालूम है ना सबको, कैट फैमिली मालूम है, राइट? तो कैट फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। उनकी रहने की सबकी जगह बदल गई, उनके फूड के हैबिट्स बदल गए, इसलिए उनके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर्स दिखते हैं। अदरवाइज बेसिकली दे ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली, तो दे आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड विद ईच अदर। ओके, सो कल्पक क्लियर आहे का बेटा तुला पण? यस सर. ओके, आणखीन कोणाला काही डाऊट असेल तर प्लीज आस्क क्विकली. चलो रीड करके भी हो गया है, ऐसा मैं समझू कि रीड करना बाकी है. Done, sir. Done, sir. ओके, किसी का भी बाकी हो तो बता दो, आई कैन वेट फॉर दैट मच टाइम. ओके, रीड करा, जे वर्ड्स इम्पॉर्टंट वाटतात त्यांना अंडरलाईन करा आणि ज्यांचा अर्थ पाहिजे असेल ते मला सांगा. ओके, थैंक यू असौरी. ओके, नेक्स्ट जो टाइटल है वो है डीएनए बारकोडिंग. नेक्स्ट इज व्हाट? डीएनए बारकोडिंग. अब बारकोड वर्ड आपको मालूम, सबको पता है बारकोड क्या होता है. ऐसे कुछ Yes, sir. लाइंस होते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर. मान लो आप सुपरमार्केट में गए हो तो वहां पे बिल बनाने से पहले क्या करते, स्कैन करते हैं उस चीजों को, क्योंकि उसके ऊपर के बारकोड को कैप्चर करते स्क्रीन से, वो स्कैन करके, क्योंकि उसके अंदर उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी होती है. तो वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म की सारी जानकारी उसके डीएनए में होती है. हमारे कैरेक्टर्स किसकी वजह से है? हमारे डीएनए की वजह से है. और हमारा हर एक का डीएनए यूनिक होता है. हर इंसान का भी डीएनए यूनिक होता है और हर स्पीसीज का डीएनए भी यूनिक होता है. जैसे अभी आपको मैंने लिखा था इधर, ह्यूमन और एप्स में 99.5% मैच होता है, यानी बाकी 0.5% दोनों का क्या है, अलग है, मतलब यूनिक है. बराबर. आपका और मेरा डीएनए अगर हम मैच करके देखिए, दुनिया में 600 करोड़ लोग हैं, 6 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. तो 600 करोड़ लोगों का डीएनए मैच करके देखेंगे तो उसमें भी कितना मैच होगा? 99.9% मैच होगा. बराबर. मतलब आप, मैं, सारे इंसान दुनिया के जितने भी होमोसेपियंस हैं सब सेम डीएनए वाले हैं, बट हर एक में थोड़ा सा फर्क है. उस थोड़े से फर्क की वजह से हम हमारी यूनिक आइडेंटिटी डेवलप कर सकते हैं. एक डीएनए बारकोड हमारा बन सकता है. ओके, तो इसी डीएनए बारकोड को हम डीएनए फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं इसे? डीएनए फिंगरप्रिंट. तो क्या करते हैं इसमें? तो सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म का डीएनए बारकोड तैयार करना होगा उसका डीएनए कलेक्ट किया जाएगा, फिर उस डीएनए का एनालिसिस किया जाएगा. यस, काय झालं? ईशल काय बोलायचंय बेटा? ईशल ऑडिओ चालू आहे तुझा? ईशाल सर चुकून चालू झाला होता सर. ओके बेटा. तो यस, जहां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द राइट वर्ड. तो डीएनए, यहाँ पे डीएनए बारकोड बोला है क्योंकि बारकोड के अंदर जैसी जानकारी सारी रहती है वैसे हमारे डीएनए का भी एक बारकोड बन सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंट बन सकता है, और वो हमारे लिए यूनिक रहेगा, हर स्पीसीज के लिए यूनिक रहेगा. उससे हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको मैच करके देख सकते हैं. मानो समझो आपने एक नया स्पीसीज डिस्कवर किया, आपके पास बाकी पहले डिस्कवर हुए स्पीसीज के बारकोड मौजूद है, आपके डेटाबेस में सब है. आपने और एक नया स्पीसीज आप डिस्कवर किया है, उसका भी बारकोड बनाओगे और उस बारकोड को आपके डेटाबेस के बारकोड के साथ मैच करके देखोगे.
तुरंत पता चल जाएगा आपको कि आपने डिस्कवर किया ऑर्गेनिज्म कौन से स्पीसीज के साथ ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, उसका डीएनए बारकोड किसके साथ ज्यादा मैच होता है। तो देखो कितना काम आसान हो जाता है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना भी बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज यू कैन गिव द एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो हर ऑर्गेनिज्म का। सो क्या क्या यूजेस है डीएनए बारकोडिंग के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया डीएनए बारकोडिंग के बारे में, इट इज अ न्यू मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीसीज बेस्ड ऑन द डीएनए सीक्वेंस। यानी जैसे मैंने बोला, आपने मानो नया कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है जिसको अभी क्लासिफाई नहीं किया है, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले आप उसका डीएनए का सैंपल ले लोगे, उसके बॉडी से थोड़ा सा डीएनए ले लोगे, फिर बाद में क्या करोगे, उस सैंपल का स्टडी करके उसका डीएनए बारकोड बना दोगे। फिर बाद में उसका किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप है क्या, ये भी आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो रीड द 2 स्टेप्स ऑफ डीएनए बारकोडिंग गिवन हियर। 4th लाइन में देखो, पहला स्टेप ए और बी दिया है, 5th लाइन में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम चीज, एंड इट इज अ कॉमन सेंस रहता है, जनरल नॉलेज है कि आपके डेटाबेस के साथ आप इसको मैच करके देखोगे नए वाले को। हेलो, सो दोनों स्टेप्स रीड हो गई आपकी। कोई रीड कर रहा है अभी भी, हैंड रेज कर दो। केवल भानुशाली वेटिंग रूम में। केवल बहुत लेट हो गया तेरे को आज। हाँ लेक्चर 3:45 को खत्म हो गया था ना सर। केवल सेंट जॉन के है ना, वो उनका 3:45 को कंप्लीट होता है लेक्चर। हाँ बराबर। बट बाकी सब ज्वाइन हो गए, केवल लेट हो गया, नाश्ता करने रुका होगा। हाँ नाश्ता किया होगा, खाना खाया होगा, थोड़ा रेस्ट लिया होगा, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। यस सर। केवल कॉलेज में क्या टॉपिक चल रहा है बायो में? केवल आप आ गए ना अंदर? सानिका, जन्नतुल। सेंट जॉन में क्या टॉपिक चल रहा है बायो का? Yes, sir. हाँ बायो का टॉपिक। सर वो फर्स्ट चैप्टर उन्होंने कंप्लीट किया, अब सेकंड में है। अच्छा, म्हणजे हा आपला पण हा सेकंड चालू आहे, तो तिकडे पण चालू आहे का? येस सर, बट सम टॉपिक्स त्यांनी काढून टाकला। स्किप केलंय ना? हाँ, ओके। मॅम म्हणाले की काही टॉपिक्स डिलीट केलेत, सो ते घेणार नाहीये। हा हरकत नाही, आपण घेऊ, चालणार ना आपल्याला, आपण घेतलं तर? हो सर। हाँ
आपण पुस्तकात काही स्किप करणार नाही आहोत. चलो ओके हो गया. रीड करके दोनों स्टेप समझ में आ गए. तो क्या करना है, पहले अपना एक लाइब्रेरी बना लो एग्जिस्टिंग स्पीसीज के बारकोड लेके, और फिर जब नया स्पीसीज कोई डिस्कवर होता है तो उनको इनके साथ मैच करके देख लो. क्लासिफिकेशन करना आसान हो जाएगा. अब चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ. डीएनए बारकोडिंग के एप्लीकेशंस. अगर टेक्स्ट बुक आपके पास है तो सारे एप्लीकेशंस को एक एक नंबर दे दो, अगर टेक्स्ट बुक है तो. अदरवाइज नोटबुक में लिखना शुरू कर दो. फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. पहला एप्लीकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. सबको पता है ये वर्ड एंडेंजर्ड? अगर Yes, sir. मीनिंग जानना है तो पूछ सकते हो मुझे. जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने के खतरे पे है, कगार पे है, रेयर एंडेंजर्ड स्पीसीज. सेकंड, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Preservation of natural resources. Any idea what natural resources means? जो हमें नेचुरली मिलता है से नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. नैसर्गिक साधने. थोड़ा वाटर, कोल. ओके, वाटर है, कोल है, सनलाइट है, फिर Air. wood है, टिम्बर, जो भी फूड है, सब कुछ जो नेचर से हमें मिलता है वो सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है. बिल्कुल सही बोला आपने. तीसरा, पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर. एनी आइडिया व्हाट पेस्ट मींस? जो केमिकल पेस्टिसाइड देते जो डालते हैं मतलब फार्मर लोग, वो कम करना चाहिए. हाँ, तो पेस्ट का मीनिंग एक्चुअली में क्या होगा? पेस्ट मतलब पेस्टिसाइड्स. Insects. इंसेक्ट्स या जो भी प्लांट को हार्म करने वाले एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है रादर, उनको क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं. ओके, ये पेस्ट क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं पेस्ट. ये जीत काय झालं बेटा? काय नाही सर, ते जरा माइक ऑन झालेला. ओके. तो पेस्ट माने क्या? तो देखो, प्लांट्स का नुकसान करने वाले अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक होते हैं पैरासाइट. एक क्या होते हैं? पैरासाइट. एक होते हैं ये पेस्ट, ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को. तीसरे होते हैं प्रेडेटर्स, जो प्लांट को खा जाते हैं. तो पेस्ट मतलब जैसे अभी हमारे लिए पेस्ट क्या है? मस्कीटो भी हमारे लिए पेस्ट है. या घर में जो टर्माइट्स आते हैं वो भी क्या है? हमारे लिए पेस्ट है. वैसे ही पेस्ट कंट्रोल करना फार्मर्स के लिए जरूरी होता है. फिर आइडेंटिफाइंग डिसीज कॉजिंग वेक्टर्स. डिसीज कॉजिंग वेक्टर्स. एनी आइडिया व्हाट वेक्टर्स मींस? कोई बताएगा यहाँ पे वेक्टर्स क्या है? कोई एग्जांपल के साथ बता सकता है? एनीवन? रेज हैंड एंड स्पीक, ताकि सब एक साथ नहीं बात करें. डिसीज कॉजिंग वेक्टर्स लिखा है, इसमें से वेक्टर्स का मीनिंग कोई बताएगा? वेक्टर आपको सब सब्जेक्ट्स में आता है. बायो में आता है, फिजिक्स में आता है, मैथ्स में आता है. एंथ्रोपोडा. हाँ, ये सीताली बोल. सर एंथ्रोपोडा. नाही कळलं काय? परत सांगशील तर कळेल. मला नाही कळलं. मॉस्किटोज. ओके, मस्कीटो इज अ वेक्टर. तो जहां मस्कीटो को आप वेक्टर बोल रहे हो, क्यों? क्या करते हैं वो? चलो, टू मेक इट मोर सिंपल, वेक्टर्स को हम कैरियर्स कह सकते हैं. सर पैथोजेनिक इंसेक्ट्स से दूसरे तक पहुंचाने का काम ये करते हैं. जैसे मस्कीटो इज अ मलेरियल वेक्टर, बराबर? ठीक है. तो मस्कीटो से क्या होता है? मलेरियल पैरासाइट जो है, प्लाज्मोडियम जिसका नाम है, प्लाज्मोडियम को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक पहुंचने के लिए वेक्टर की, कैरियर की जरूरत पड़ती है. और वो कैरियर कौन है? मस्कीटो है. वैसे बहुत सारी बीमारियों के कैरियर्स होते हैं.
आपने एक बीमारी सुना होगा, प्लेग नाम का एक बीमारी था, प्लेग। Yes, sir. प्लेग के लिए कैरियर Yes, फ्लैट sir. होता है। इवन अभी जो कोरोना चल रहा है, तो ये कोरोना के लिए भी वेक्टर कौन है? बैट है। मतलब ऐसा कहते हैं बैट के अंदर से ये दूसरे एनिमल्स में आया और एनिमल्स से ह्यूमन में आया, और वो ह्यूमंस में आया, म्यूटेट हुआ, चेंज हुआ, और ह्यूमंस को कोरोना ने इन्फेक्ट कर दिया। तो कोरोना वायरस बहुत सारे हैं बैट्स के अंदर, उनके डीएनए के अंदर बहुत सारे वायरस मौजूद है बैट के अंदर। और अभी तो ये एक आया है, ऐसे अनेक वायरसेस है जो अब तक ह्यूमंस तक नहीं आए, वो पर्टिकुलर एनिमल के अंदर है। बट अगर उनके अंदर चेंज हो जाए और ह्यूमंस तक आ जाए तो ह्यूमंस को भी तकलीफ शुरू होती है। ऐसा एक वेक्टर, ऐसा एक वायरस आज से लगभग 50 ईयर्स पहले, 45 ईयर्स पहले आया था। उसका नाम था HIV। HIV ओरिजिनली मंकीज में होता है, और मंकीज में उसका नाम है SIV। मंकीज में SIV की वजह से क्या होता है? एड्स होता है। S फॉर सिमियन, सिमियन है मंकी। तो अफ्रीका में किसी कंट्री में किसी फॉरेस्ट के अंदर किसी मंकी को SIV इंफेक्शन हुआ था, यानी उनमें SIV होता है, इंफेक्शन एड्स होता है, और उनसे ये ह्यूमंस में आया, और वो वायरस फिर ह्यूमंस में फैलने लगा। और हमारी इम्यून सिस्टम उसके लिए रेडी नहीं थी फाइट करने के लिए, क्योंकि नई चीज है हमारे लिए। तो ये HIV को हमारी इम्यून सिस्टम फाइट ही नहीं कर पाई, और फटाफट फिर एड्स पूरी दुनिया में फैल गया। ओके, तो SIV का चेंज वर्जन क्या है? HIV। SIV किसमें? मंकीज में। बट मंकीज से ये जंप हुआ किसमें? ह्यूमंस में। ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम को डैमेज करने लगा, और फिर हमें भी एड्स की बीमारी ह्यूमंस में दिखाई देने लगी। तो ये ऐसे लाखों वायरस ऐसे दुनिया में जो अलग अलग प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में होते हैं, और उनमें से कोई अगर ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना शुरू कर दे तो फिर हमारे लिए बहुत तकलीफ शुरू हो जाती है। ओके, सो ये पेस्ट आइडेंटिफाई करना, वेक्टर्स आइडेंटिफाई करना, ये भी जरूरी है। एंड फाइनली ऑथेंटिकेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मतलब गारंटी देना, राइट? ऑथेंटिक है मतलब प्रूवन है, गारंटीड है। तो ऑथेंटिकेशन है, नहीं तो क्या है, लोग कुछ भी लेबल लगा के कोई भी चीज बेच देते हैं, बट उसका ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है, गारंटी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन करने के लिए भी डीएनए बारकोडिंग यूज होता है। तो आपने शायद ये पांचों लिख लिए हैं आपके नोटबुक में भी, या टेक्स्ट बुक में नंबर्स दे दिए हैं। तो 5 अलग अलग हमने क्या देखे? एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए बारकोडिंग। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. ओके, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस, गौरव पाटिल, वेलकम गौरव। चल, तो एक क्विक रिकॉल कर लो, हमने क्या क्या किया आज लेक्चर शुरू होने से अब तक। वी स्टार्टेड फ्रॉम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, 4 चीजें हमने Numerical की हैं। taxonomy. क्लैडोग्राम, फाइलोजेनी एंड डीएनए बार। एक क्विक रिकॉल कर लो, भूलने से पहले याद कर लो।
कोई ऐसा है जिसके पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है बायो का? एनीवन? ऐसा उसमें मतलब ये मत बुरा मत मानना, पूछ रहा हूँ, नहीं हो तो बता दो जेन्युइनली ऑनेस्टली। चलो गुड, सबके पास है, वेरी गुड। चारों चीजें देख लिए सबने, हो गया सबका? कोई है ऐसा जो अभी भी रिवाइज कर रहा है, देख रहा है फिर से? ओके, अच्छा, ले लो बेटा फिर। मतलब नहीं मिल रहा है क्या, अवेलेबल नहीं क्या? क्योंकि टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, राइटिंग द आंसर्स। सिर्फ नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहना, अपने खुद के नोट्स तैयार करना भी जरूरी है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा वीडियो आज देखा सुबह हमने, आपको भी लास्ट के 5 मिनट में मैं शेयर करूंगा आपके साथ, हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिव नोट्स। आपको जिंदगी भर काम आएगा, ऐसा वीडियो है, 5-6 मिनट्स का वीडियो रहेगा, बट जिंदगी भर काम आएगा आपको। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइटल आपको देना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगला टाइटल होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और जो लिखा है उसको जरा फटाफट रीड करो, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ऑलरेडी ये कैटेगरीज और टैक्सा हमें इसी टॉपिक में शुरू में आए थे। ये यहाँ पे इन क्लासिफिकेशन टर्म्स लाइक टैक्सा एंड कैटेगरीज आर ऑफन यूज्ड। और कैटेगरी का क्या मीनिंग दिया है? इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। तो ये दो वर्ड्स है एक्चुअली, कैटेगरी एंड टैक्सा या टैक्सॉन। कैटेगरी एंड टैक्सा और टैक्सॉन। तो कैटेगरी क्या है? फर्स्ट, इट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंक इन द क्लासिफिकेशन। जबकि टैक्सॉन क्या है? तो टैक्सॉन इज नेम given to a particular rank। हर रैंक को जो एक नाम दिया जाएगा, जैसे कि एकदम सिंपल वे में बताऊं तो किंगडम एक कैटेगरी है, और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांटे इज अ टैक्सॉन। किंगडम क्या है? कैटेगरी। और सामने जो भी वर्ड लिखेंगे हम किंगडम के सामने, इट डिपेंड्स कौन से ऑर्गेनिज्म का हम स्टडी कर रहे हैं।
अगर प्लांट का स्टडी करें तो क्या लिखेंगे? प्लांट है। बट एनिमल का स्टडी करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? एनिमेलिया। बराबर। अगर मशरूम का स्टडी कर रहे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आपको पता होना चाहिए मशरूम बिलोंग्स टू व्हाट? यस, बोलो। कौन पार्थ बोल रहा है? कौन बोल रहा है? फंगस। वेरी गुड, यस। किंगडम लिखेंगे फंजाई। अगर किसी बैक्टीरिया का स्टडी कर रहे तो क्या लिखेंगे इधर? बैक्टीरिया बिलोंग्स टू मोनेरा। बैक्टीरिया किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं, तो किंगडम रहेगा मोनेरा। और अगर आप अमीबा का स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रोटिस्टा। समझे? तो किंगडम वर्ड सेम रहेगा सब जगह पे, कैटेगरी वही रहती है। कैटेगरी विल नॉट चेंज। व्हाट विल चेंज? टैक्सा और टैक्सोन नेम गिवन टू द रैंक। प्रिंसिपल सारे स्कूल्स में होते हैं। एक रैंक है प्रिंसिपल। हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है। बट क्या सारे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम एक ही होता है क्या? नहीं। की पर्सन सब जगह प्रिंसिपल है क्या? नहीं, सब जगह पर्सन अलग अलग रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हिच स्कूल यू आर स्टडीइंग। बराबर है? तो टैक्सा या टैक्सोन मतलब नाम जो उस रैंक को दिया जाएगा। और कैटेगरी क्या है? एक यूनिट है, एक रैंक है। ओके, तो कैटेगरी का अरेंजमेंट अगर हम एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या वर्ड है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो arranging categories in a order is known as taxonomic hierarchy. Okay, so let us move to the taxonomic hierarchy वाला part. किसी को कुछ अभी भी कैटेगरीज में डाउट है क्या? एक बार रीड कर लो। कुछ डाउट है तो पूछ लो फटाफट। एक वर्ड आएगा यहाँ पे सेकंड लास्ट लाइन में, फैकल्टेटिव। आपको पूछना पड़ेगा। सर स्क्रीन पॉज्ड है। वेट स्टूडेंट सर ज्वाइन करेंगे, वापस ज्वाइन हो गए सर। यस, फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल। कंपलसरी और फैकल्टेटिव। कंपलसरी के लिए दूसरा वर्ड है ऑब्लिगेटरी। कंपलसरी के लिए दूसरा वर्ड क्या है? ऑब्लिगेटरी। और ऑब्लिगेटरी का ऑपोजिट वर्ड होता है फैकल्टेटिव। यानी कुछ कैटेगरीज आपको यूज करनी है, किंगडम आपको यूज करना ही है कैटेगरी, लेकिन सब स्पीसीज या सब ऑर्डर या सब फैमिली
ये जरूरत पड़ने पे यूज करे या जरूरत नहीं तो यूज ना करे, इसलिए उनको क्या नाम दिया है, फैकल्टेटिव दिया है। तो अब बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की तरफ। तो हायरार्की में पहले तो टैक्सोन का मीनिंग दिया है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ओके, कोई भी रैंक को जो नाम देंगे हम उसको कहेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब मैं आपके साथ 2-3 एग्जांपल शेयर करूंगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की के। अब बोर्ड पे ध्यान देना। फोकस ऑन टैक्सोनॉमिक हायरार्की का एग्जांपल क्या है। तो समझो आप किसी प्लांट को क्लासिफाई करना चाहते हो बाय यूजिंग टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो एक तरफ लिखोगे कैटेगरी या कैटेगरीज, और सामने थोड़ा सा इधर से लेते हैं इसको, कैटेगरी या कैटेगरीज लिखता हूं मैं, और सामने लिख रहा हूं मैं टैक्सा। और एक प्लांट का हम स्टडी कर रहे हैं, मानो कॉटन प्लांट है। कौन से प्लांट का स्टडी करना है, कॉटन प्लांट। दिख रहा है ना ऊपर कॉटन लिखा हुआ, यस दिख रहा है। तो कैटेगरीज क्या क्या होंगी, फर्स्ट कैटेगरी होगी किंगडम, सेकेंड होगा डिवीजन, थर्ड कैटेगरी होगा क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये पूरा मैंने लिस्ट बना दिया है कैटेगरीज का। अब बोर्ड थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या, क्लियर है ना? यस सर, सर ब्लर दिख रहा है। डिवीजन ब्लर है। ब्लर दिख रहा है, तो मैं रीड कर रहा हूं, आप सुन लेना प्रॉपर्ली। किंगडम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब मुझे इन सब के सामने कॉटन प्लांट के बारे में टैक्सा लिखने हैं। इधर क्या लिखने हैं सर, टैक्सा। अब थोड़ा शायद क्लियर हो गया। चलो, तो कॉटन प्लांट के लिए किंगडम क्या लिखे आप बताओ मुझे, किंगडम क्या रहेगा? प्लांटे। वेरी गुड, किंगडम रहेगा प्लांटे। अब प्लांटे के अंदर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया 2 डिविजन्स होते हैं, बराबर। एक्चुअली किंगडम प्लांटे में 5 डिविजन्स होते हैं, सॉरी 2 नहीं 5 डिविजन्स होती है, अलगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अब हमें तय करना है प्लांट के अंदर कॉटन प्लांट का डिवीजन क्या रहेगा। तो कॉटन प्लांट का डिवीजन जो है, कॉटन इज अ फ्लावरिंग प्लांट, इसलिए उसका डिवीजन हम लिखेंगे एंजियोस्पर्मे। क्या रहेगा डिवीजन? एंजियोस्पर्मी। समझे क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि कॉटन क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आपकी सर वीडियो इज पॉज। Yes, sir. Video is paused. ओके, पॉज है वीडियो अभी अभी, ठीक है? यस सर। यस सर। फिर एंजियोस्पर्मी के अंदर जैसे हमने देखा 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। क्या होते हैं? डाइकॉट होते हैं, मोनोकॉट। आपको मालूम होगा डाइकॉट मोनोकॉट सबने सुना होगा। जिनके सीड के 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? डाइकॉट। और जिसके सीड को आप ब्रेक नहीं कर सकते 2 हिस्सों में, वो क्या होता है? मोनोकॉट। आपने स्टडी किया, डाइकॉट। यस, और आपको पता चला ये क्या है? डाइकॉट है। तो टैक्सा लिख दिया डाइकोटिलिडोने। क्या टैक्सा लिखा हमने? डाइकोटिलिडोने। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, डाइकॉट के अंदर अब और क्या है? तो डाइकॉट के अंदर दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक जिनके पेटल्स फ्री होते हैं और जिनके पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं। यानी डाइकॉट के अंदर दो टाइप के प्लांट्स है, कुछ प्लांट के फ्लावर के पेटल्स एक दूसरे से अलग है, फ्री, और कुछ के साथ में फ्यूज्ड है। जो फ्री है उनके लिए हमने वर्ड पहले भी पढ़ा था, पॉलीपेटल। पॉलीपेटल, और जो फ्यूज्ड है उनके लिए वर्ड क्या पढ़ा था? गैमोपेटल। तो अब तय करना पड़ेगा, कॉटन थ्रेड का फ्लावर लेके स्टडी करना पड़ेगा कि उसके पेटल्स कैसे हैं। पता चला उसके सारे पेटल्स फ्री है। कैसे है? फ्री। तो सब क्लास लिख दिया, पॉलीपेटले। क्या लिख दिया सब क्लास? पॉलीपेटले। सब क्लास लिख दिया पॉलीपेटले। आप भी लिख रहे हो साथ में मेरे? यस सर। यस अब पॉलीपेटले के अंदर एक सीरीज है, सीरीज में लिख रहा हूँ, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं है ज्यादा कुछ देने के लिए। सीरीज का नाम है थैलेमिफ्लोरी। फिर थैलेमिफ्लोरी के अंदर कॉटन का ऑर्डर है मालवेल्स। मालवेल्स के अंदर कॉटन का फैमिली है मालवेसी, और कॉटन का जीनस नेम है गॉसिपियम, और स्पीसीज नेम है हर्बेशियम। गॉसिपियम, हर्बेशियम। तो ये पूरा हो गया टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसका? कॉटन प्लांट का। अभी अच्छे से क्लियर विजिबल है, क्या बात है, वाह, नेटवर्क अभी बहुत अच्छा है। सो प्लांटे एंजियोस्पर्मे, डाइकोटिलिडोने, पॉलीपेटाले, थैलेमिफ्लोरे, मालवेल्स, मालवेसी, CEAE, मालवेसी, एंड कॉटन का नाम गॉसिपियम और स्पीसीज का नाम हर्बेशियम। गॉसिपियम, हर्बेशियम। एक तरह से ना कॉटन प्लांट का एड्रेस हो गया, जैसे हमारा एड्रेस होता है, हमारा नाम, फिर हमारे फ्लैट का नंबर, फिर हमारे बिल्डिंग का नंबर, नाम, विंग जो भी है, फिर हमारी सोसाइटी, फिर हमारा एरिया, फिर हमारा सिटी, फिर हमारा तालुका, फिर डिस्ट्रिक्ट, और फिर हमारा स्टेट, और कंट्री भी हो सकता है, बराबर। तो कंट्री माने सबसे बड़ा कैटेगरी, और हम मतलब सबसे छोटा कैटेगरी। तो जैसे हमारा एड्रेस, सर वो सीरीज का क्या लिखा है? एड्रेस है। सर सीरीज का क्या लिखा है आपने? टैक्सो, टैक्सा। मीट, कुछ बोलना है बेटा? सर वो सीरीज का क्या लिखा है आपने? टैक्सा। मिस्टर मीत गुप्ता, सर वो बोल रहा है सीरीज में क्या लिखा है, थैलो टेक्सा क्या लिखा है सीरीज का? आवाज नहीं आ रही प्रॉपर्ली मुझे। थैलेमिफ्लोरी, THA, थैलेमी फ्लोरे। अब दिखने क्लियरली? यस सर। ओके। सो ये लिखा, अभी इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब मैं अगले लेक्चर में दूंगा। राठौर सर आए क्या सर? सर वो चिराग सर, दोपहर में लेक्चर में नहीं। सर लेक्चर है ना? हाँ, वहाँ पे आने वाले थे ना सर ऑफिस में? हाँ वही। अच्छा, ईशिता का मैसेज, ओके ठीक है। हाँ ईशिता, कॉन्टॅक्ट करून जरा कळव पटकन, किती वेळ लागेल?
चलो ठीक है, तो इसको बढ़ाते आगे। ये जैसे मैंने बताया एक तरह से एड्रेस हो गया प्लांट का ये, बराबर। वैसा हर ऑर्गेनिज्म का एड्रेस हो सकता है। अब मैं और एक प्लांट का यहाँ पे आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की दिखाता हूँ। हम रोज उसको कंज्यूम करते हैं। कौन सा प्लांट है? राइस, बराबर। तो इसमें से कुछ आप खुद भी बता पाओगे मुझे, और कुछ मैं बताऊंगा जो आपको मालूम नहीं है। तो राइस के लिए किंगडम क्या लिखेंगे बताइए? प्लांटे। हाँ, प्लांटे, इतना सोचना ही नहीं है। राइस क्या है? फिर राइस में जो भी फार्मिंग बैकग्राउंड को है या जिनको मालूम है उनको पता रहेगा राइस भी फ्लावरिंग प्लांट है। तो उसका डिवीजन क्या आएगा? एंजियोस्पर्म में आएगा। जाह्नवी चंपा नेरकर, उसका भी डिवीजन क्या आएगा? एंजियोस्पर्मी। अब आगे कोई बताएगा मुझे क्लास क्या लिखूं राइस का मैं? डाइकोटिलेडन। राइस डाइकॉट है या मोनोकॉट है? मोनोकॉट। किसी को पता है राइस क्या है? मोनोकॉट। मोनोकॉट है। आप मोनोकॉट। दो पार्ट मोनोकॉट। नहीं कर सकते। राइस क्या है? मोनोकॉटिलिडोन है। बराबर। अब मोनोकॉटिलिडोन जितने भी होते हैं ना, उनमें पेटल्स नहीं होते हैं, इसलिए इनका सब क्लास लिखते हैं हम अपेटले, विदाउट पेटल्स। अपेटले विदाउट पेटल्स। फिर राइस में कोई सीरीज नहीं है इसलिए इसको ब्लैंक रखा। राइस का ऑर्डर जो है उसके लिए टैक्सा यूज होता है पोएल्स, POALES, पोएल्स। राइस का फैमिली जो है वो है पोएसी फैमिली। राइस का फैमिली क्या है? पोएसी। और राइस का नाम है ओराइजा सटाइवा। राइस का नाम क्या है? ओराइजा या ओरिजा, ORYZA SATIVA सटाइवा। तो अब आपके सामने दो प्लांट्स का टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। इसको आप टेक्स्ट बुक वाले टैक्सोनॉमिक हायरार्की के साथ मैच करके देख सकते हो। टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो साइनोरोज प्लांट का है। सर वीडियो पॉज। हाँ बेटा, सर का नेटवर्क गया है, वापस कनेक्ट करेंगे 2 मिनट। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है सर के वहाँ पे। गुड आफ्टरनून एवरीवन. जान्हवी चंपानेकर लेट का झाला तुला आज? जान्हवी यस सर. लेट का झाला लेक्चरला? सर मध्ये नेटवर्क गेलं, मी टाइमवर होती. ओके. स्टूडेंट कल आपका भी हो गया, अभी आएंगे, बट जो मैथ्स भी है बायो भी, उनके लिए बता रहा हूँ इंस्ट्रक्शन. देयर विल बी मैथ्स सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट एक्सरसाइज जो टेस्ट हाफ पार्ट बाकी है, हाफ पार्ट मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, देयर विल बी टेस्ट ऑन दैट. एंड इस वीक में फ्राइडे को मेजरमेंट चैप्टर का टेस्ट है, फिजिक्स का मेजरमेंट चैप्टर. फ्रॉम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर विल बी आस्क्ड. देयर विल बी नो क्वेश्चन आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक. चिराग सर, यस सर. उनको केमिस्ट्री का भेजा है, दस्ती सर ने बोला था वो. केमिस्ट्री का विच चैप्टर? आयुपेक.
for test? हाँ Okay. जसवीत सर ने बोला है सर, अगर फर्स्ट चैप्टर का रखना है तो फर्स्ट चैप्टर का भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. Student, you would be having, मैंने आपको लास्ट वीक में एक असाइनमेंट दिया था मेजरमेंट के टेक्सचुअल क्वेश्चन कंप्लीट करने का, तो मैं आज वो लिंक भेजूंगा आपको। यू आर सपोज टू, आपने अगर कंप्लीट कर लिया है सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ऑफ मेजरमेंट, देन यू कैन अपलोड योर आंसर शीट्स, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो आप। अगर नहीं हुआ है तो आज कल परसों तक कंप्लीट कर लो। आई एम गिविंग यू 2 more days। मेजरमेंट चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस के आंसर्स। यस सर, वेलकम बैक। So only numericals और सब theoretical भी? कंप्लीट चैप्टर बेटा, मेजरमेंट पूरा हो गया ना, टेक्सचुअल क्वेश्चंस में सब आते हैं। सर आपने असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे अपलोड की है? असाइनमेंट आपको अपलोड करनी है, आपने लिखा हुआ पार्ट है ना, वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। मैं आपको लिंक सर भेजूंगा। टेस्ट केमिस्ट्री की है या फिजिक्स की है? देखो कल है ना मैथ्स का टेस्ट है, मैथ्स का एंगल में, सॉरी सीक्वेंस सीरीज का सेकेंड पार्ट का, और असाइनमेंट आपको फिजिक्स का है। असाइनमेंट लास्ट वीक में ही मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट करना है, बट ये वीक के और 2 दिन दे रहा हूँ मैं फॉर कंप्लीटिंग ऑल द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन न्यूमेरिकल एंड थ्योरी फ्रॉम मेजरमेंट। सर टेस्ट किसके मतलब? हाँ सर, टुमारो टेस्ट है। अरे मैंने ना 10 दिन पहले बताया था, इफ यू रिमेम्बर, मैथमेटिक्स चैप्टर शुरू करने से पहले, कि आपको मेजरमेंट कंप्लीट करना है। आप लास्ट डे करने वाले होगे तो डबल ही जाएगा ना। कल टेस्ट है तो इट वाज नोन, वेरी वेल नोन दैट टेस्ट वुड बी ऑफ सेकंड पार्ट विल बी टेकन लेटर ऑन। लास्ट मोमेंट प्रिपेयर करने वालों को क्या कर सकते हैं बताओ? सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया ना टेस्ट। 2.4 में सर, यस ओनली वन एक्सरसाइज। यस, सर यू कैन स्टार्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स 2 क्लासिफिकेशन आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको, तीसरा आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहे हैं। अब तीनों को आप मैच करके देखो, कंपेयर करके देखो, एंड लेट मी नो एग्जैक्टली क्या इसमें से आप एनालाइज करके क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, क्या इन्फरेंस आपके मन में आ रहा है। लेट मी नो क्विकली। यस, बी क्विक, फटाफट एनालिसिस करना है, बताना है आपको क्या इसमें से, आपको क्या लग रहा है तीनों को कंपैरिजन करने के बाद। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके ठीक, थैंक यू थैंक यू। ये पता ही नहीं चलता ना सामने आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, जब तक आप सामने से नहीं बताओगे। यस सर। अरे हो गया कि नहीं, कि बाहर कर रहे हो इसको पूरा? आपको एनालिसिस करने बोला है, बाहर नहीं, कंपेयर करो और बताओ फटाफट। फर्स्ट कौन बताएगा, क्या बताएगा?
जहां ऐसा नहीं है, आपको तीनों प्लांट्स का कंपैरिजन करके उनके हायरार्की को देख के बताना है कि क्या इसमें से कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हो, क्या आपके मन में आ रहा है। ओके, इतना सब टाइप किया हिताली, आपका टायपिंग का स्पीड जबरदस्त है, पण तू बोलली असतीस तरी चाललं असतं हिताली. चलो येस, हितालीने ऑलमोस्ट राइट आंसर दिया है, पण हिताली मी आता डिस्क्लोज नाही करणार. लेट अदर्स ऑल्सो डू इट. तू बोलली असती चाललं असतं, पण आता मी बोलणार नाही. अजून बघूयात कोण काय सांगते आपल्याला. अच्छा ओके, समजलं, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. पण तुझं टायपिंगचा स्पीड अफाट आहे, गुड. असंच रिडिंगचा स्पीड पण तुमचा कसा वाढवायचा त्याच्याबद्दल पण एखाद दिवशी आपण बोलणार आहोत. चलो, बाकी सिर्फ हिताली का आंसर आया, जहान का क्वेश्चन आया, हिताली का एक आंसर आया. बाकी लोग गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, क्या बोलूं सबको आपको. अरे बाप रे, उस दिन मैंने मीटिंग में शायद बोला था कि सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ पे सब होशियार बच्चे हैं. मेरे वर्ड शायद वापस लेने पड़ेंगे. आर्या, मुझे आर्या कुछ बोलना चाहोगे? ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन पूछ लिया मैंने. ओके सुमित, परम, ठीक है, आंसर दिया आपने, बट वो ऐसा है ना, सवाल अलग और जवाब अलग, ऐसा हो गया थोड़ा सा. वो आमिर खान का गाना था. कुछ वैसा हो गया हमारे साथ. चलो ठीक है, अभी आपके सामने स्क्रीन पे, मतलब बोर्ड पे कॉटन प्लांट है और मोबाइल की स्क्रीन शेयर किया है, वहां पे चाइना रोज का प्लांट है. कंपेयर करो दोनों को. पहले फैमिली मालवेसी तक दोनों का क्लासिफिकेशन क्या है, सेम है. इसका मतलब ये निकलता है कि कॉटन प्लांट और चाइना रोज प्लांट दोनों क्या है, सेम फैमिली के मेंबर्स है. मतलब दोनों के मैक्सिमम कैरेक्टर्स क्या है, मैच होते हैं. They are the closest relatives. They belong to the same family. बराबर. लेकिन जब इनको दोनों को राइस के साथ कंपेयर करोगे तो पता चलता है कि राइस भी फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब वहां तक दोनों में सिमिलरिटी है, बट उसके बाद उनमें डिफरेंसेस ज्यादा है. यानी सिमिलरिटीज कम है, डिफरेंसेस ज्यादा है. ओके, इज दैट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा दूं और यहाँ पे मैं बाकी कुछ और प्लांट्स के बारे में लिखना चाहूँ, जैसे कोकोनट प्लांट का लिखूं मैं, तो कोकोनट प्लांट के लिए भी सब कुछ सेम रहेगा जो राइस प्लांट का है, क्योंकि कोकोनट भी कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, पोएसी फैमिली को, और उसका नाम है कोकस न्यूसीफेरा. सी कैपिटल होता है, कोकस न्यूसीफेरा. तो कोकोनट लो, शुगर केन लो, जवार लो, व्हीट लो, बाजरा लो, आपको अगर बनाना पसंद है तो बनाना लो. ये सारे प्लांट्स की फैमिली एक है. इवन बाम्बू का फैमिली भी यही है, पोएसी, राइट. क्यों? क्योंकि ये सारे प्लांट्स के कैरेक्टर्स एक दूसरे से मैक्सिमम मैच करते हैं. इसलिए तो देखो ना, हम जो खाते हैं ग्रेन्स, राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, जवार खाते हैं, बाजरा खाते हैं, ये सारे प्लांट के ग्रेन्स हम कंज्यूम करते हैं, और ये सारे प्लांट्स इसी फैमिली के मेंबर्स है, पोएसी. फिर बाम्बू और शुगर केन को आप कंपेयर करो, देखो ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स आइडेंटिकल नजर आएंगे आपको, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम नजर आएगा. समझे? तो ये पता चलता है हमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की से. अब जरा ये कोबरा का भी हायरार्की देख लो बाबा. ये कोबरा है, नाम कैसा अजीब रखा है कोबरा का. अगर मेरे सामने कोबरा आ जाए तो मैं बोलूंगा जा जा जा, कभी नहीं बोलूंगा ना जा ना जा. Yes, Jahan, that is also true. As the category increases, the matching characters decrease.
जैसे किंगडम में मिनिमम कैरेक्टर्स सेम होंगे, लेकिन इसमें डिवीजन में थोड़े ज्यादा कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे। तो कोबरा बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया, हमारी तरह ही है। फिर कोबरा का फाइलम कॉर्डेटा है, हमारा भी कॉर्डेटा है। बट कोबरा का क्लास जो है, क्लास क्या है? रेप्टिलिया। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारा क्लास है मैमेलिया, बराबर। फिर कोबरा का सब क्लास है डायप्सिडा। फिर सीरीज नहीं होती एनिमल्स में, फिर उसका ऑर्डर है स्क्वैमेटा और हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा, वी आर प्राइमेट्स। फिर उसका फैमिली इलेपिडे है, बराबर, और हमारा फैमिली शायद प्राइमेटा है। और फिर उसका जीनस है नाजा, स्पीसीज भी नाजा, और हमारा है होमोसेपियंस। हम कौन होते हैं? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। ओके, तो ये देखा हमने टैक्सोनॉमी। जरा रीड कर लो, रिवाइज कर लो। सर माइक। Sir, voice is not coming. सर आपका माइक ऑफ है। यस सर, माइक ऑफ है। अच्छा, ओके, तो आपको एक चीज और बतानी है, राठौड़ सर विल नॉट बी अवेलेबल टुडे। तो मैं अभी जैसे बायो ही है तो मैं 5:30 तक कंटिन्यू करूंगा, आपको आज 15 मिनट जल्दी छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है? मेरा भी बाद में लेक्चर है, सो आई नीड टू बी देयर टिल 5:30 ओनली, आई कैन बी देयर टिल 5:30। तो अभी थोड़ा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट मतलब एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक में मैं आपको कुछ अलग चीज दिखाने वाला हूँ, हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिव नोट्स। इसके ऊपर एक वीडियो देखा हमने सुबह, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सब लोग रेडी हो? यस सर। Yes, sir. ग्रेट। तो ध्यान से देखना इसको, समझना इसको, एंड फॉलो भी करना।
अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट हैव वन दैन टू हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बी प्रिपेयर्ड, जिसका मतलब है कि मौका मिले या ना मिले, अगर आपने मौके के लिए सही तैयारी नहीं की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टूडेंट्स के लिए उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी सबसे ज़रूरी है, चाहे एग्ज़ाम्स कल हो या 6 महीने बाद। सभी लोग ये जानते हैं कि क्रैमिंग यानी एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरे सिलेबस को रटना सबसे इनफेक्टिव तरीका है, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस प्रथा को अभी तक जीवित रखा है, इस उम्मीद से कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बट जब बात आती है बड़े एग्ज़ाम्स की, जैसे प्रोफेशनल एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तब ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। वो स्टूडेंट्स जो बहुत गर्व के साथ ये कहते हैं कि यार मैं तो रात भर पढ़ता रहा, मैं तो सोया ही नहीं, उन्हें मैं ये बता दूं कि आपने कोई कद्दू में तीर नहीं मारा। आपका रात भर जागना इस बात का सबूत है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना आपने प्रॉपर प्लानिंग की और ना ही अब आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। कम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में आपकी प्रिपरेशन का फंडामेंटल एलिमेंट है नोट्स, नॉट जस्ट नोट्स बट इफेक्टिव नोट्स। इसके कई फ़ायदे हैं। इमेजिन, क्या आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम से एक दिन पहले पॉलिटी की एंटायर बुक रिवाइज कर सकते हो, या CAIPCC में लॉ की पूरी बुक का एक दिन में रिवीजन कर सकते हो? शायद नहीं। सिलेबस इतना वास्ट होता है कि एक रात पहले सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने से आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिनिमम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। जब आप डायरेक्टली बुक से रिवाइज करते हो तो आप नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ने लगते हो और उस चक्कर में जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो छूट जाता है। बट नोट्स में सिर्फ काम की चीज़ें होती हैं, तो इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करोगे जो एग्ज़ाम के लिए क्रूशल है। इसके अलावा कई एग्ज़ाम्स में आपको एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए 2 से 3 बुक्स रेफ़र करनी होती है, तो नोट्स के सहारे आप मल्टीपल सोर्सेज की स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। ऑल्सो कई बुक्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिश नहीं की जाती, तो नोट्स आपको उस इन्फॉर्मेशन को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अलाइन करने में हेल्प करते हैं। एंड लास्टली, नोट्स बनाना कितना भी हेक्टिक क्यों ना हो, बट उससे आप कॉन्सेप्ट्स को बेटर तरीके से समझ पाते हो एंड इससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। इसीलिए नोट्स बनाना इज क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो अब सवाल आता है कि इफेक्टिव नोट्स बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आप पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ो एंड आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसे पेंसिल से अंडरलाइन करो। ध्यान रहे, फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, अंडरस्टैंड करो कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस एनालिसिस के बाद ही आप नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि आपको अननेसेसरी चीज़ें अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं करनी। जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वही आपके रिविजन नोट्स में इंक्लूड होनी चाहिए। नाउ नोट्स बनाने के लिए आप अनरूल्ड एंड लूज शीट्स यूज करो। अनरूल्ड शीट्स में आप चीज़ें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो एंड लूज होने की वजह से उन्हें अपडेट करना आसान होता है। आप कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा शीट ऐड करके अपडेट कर सकते हो। नाउ नोट्स बनाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि सिलेबस के एक टॉपिक को एक पेज में ही फिट करने की कोशिश करो। एग्जैक्टली इतने शॉर्ट एंड टू द पॉइंट नोट्स बनाओ कि वो एक पेज में ही फिट हो जाए। आई नो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर किसी को सिर्फ कीवर्ड से चीज़ें याद नहीं आती। इन दैट केस आप 2 या 3 शीट्स भी ऐड कर लो, बट अगर आप उससे ज़्यादा बड़े नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाने का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। डू नॉट मेक अ बुक आउट ऑफ अ बुक। नोट्स में आपको सिर्फ कीवर्ड्स या की स्टेटमेंट्स ही यूज़ करने होते हैं, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना।
ऑल्सो ये ध्यान में रखते हुए कि वो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, आप उस पर उसी हिसाब से मेहनत करो। नेक्स्ट, फॉलो द सिलेबस। सिलेबस में जो टॉपिक्स और हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स दी हुई हैं, उसी ऑर्डर में नोट्स बनाओ। इससे आपके नोट्स काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होंगे। इसके बाद जैसे जैसे आप उसी टॉपिक से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड अदर सोर्सेज, आप उन्हीं नोट्स को अपडेट करते जाओ। सो आपके पास सब कुछ एक जगह कंसोलिडेटेड होगा एंड एग्जाम से पहले आपको मल्टीपल बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा आप माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स या स्पाइडर डायग्राम्स के फॉर्मेट में भी नोट्स बना सकते हो ताकि उसकी पिक्चर आपके दिमाग में अच्छे से छप जाए। बट इससे ये मत सोचना कि आपके नोट्स बहुत प्रिटी एंड ब्यूटीफुल होने चाहिए। नो, आपको सुंदर नोट्स नहीं बनाने, ऑर्गेनाइज नोट्स बनाने हैं। जब तक आपको अपनी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है तब तक सब सही है। इससे ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद की स्टेप ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप अपने नोट्स को सेकंड स्टेज में और भी कंसाइज कर सकते हो, यानी फर्स्ट रिवीजन में शॉर्ट नोट्स एंड सेकंड रिवीजन में वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स। क्योंकि कई बार मल्टीपल रिवीजन से आपको कुछ डेटा ऑब्वियस लगने लगता है और कुछ इररेलेवेंट, तो आप और कंसाइज नोट्स बना सकते हो जिससे आपके लिए रिवीजन का प्रोसेस और भी स्मूथ हो जाए। दिस एंटायर नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी उन एग्जाम्स के लिए वर्क करती है जहां आपको आंसर्स अपने शब्दों में लिखने होते हैं एंड आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद करने की ज़रूरत होती है। बट बहुत से एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां आपको बुक की लैंग्वेज यूज़ करनी होती है एंड स्ट्रिक्टली सब कुछ मगअप करना होता है। जैसे लॉ या सीए के थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको लीगल लैंग्वेज ही यूज़ करनी होती है, तो वहाँ आपके लिए सिर्फ नोट्स काफ़ी नहीं होंगे, आपको मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे यूजिंग एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन टेक्निक, जिन्हें मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसे ज़रूर देखें। इससे आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से होगी एंड आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो इनमें से किस टॉपिक पे चाहिए एंड जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर। अच्छा लगा आपको? यस Yes. I'm सर। sure you'll find Yes, a way sir. Yes, तो sir. Yes, sir. नोट्स तैयार करना चाहते हैं, जो कि बेस्ट वे है स्टडी करने का। कुछ लोगों ने 10 तक किए भी होंगे आप में से, या मैक्सिमम साइंस में आने वाले बच्चे मैक्सिमम करते ही है, क्योंकि तभी वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो फॉलो दिस साइंटिफिक मेथड। ऐसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं, आप, हम सब। सर आप अटक गए। सर वीडियो पॉज है। सर वीडियो पॉज है। सर कोई बोला ना सर अटक गए। अटक गए, हाँ। Students, sir will join in minute. थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम है आज नेट का, बट कोई बात नहीं, जाता है तो तुरंत आता भी है, ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग अब तक। ओके, सो मैं बता रहा था आपको ये वीडियो के बारे में, नोट्स मेकिंग टेक्निक के बारे में।
अगर इसको आप फॉलो करोगे, प्रॉपर साइंटिफिक वे में काम करोगे, तो जो भी पढ़ोगे उसको लाइफ टाइम याद रख पाओगे। वरना फिर ऐसा कहते हैं बायो के बारे में, खास करके कहते हैं, एक शेर है बायो के बारे में, सुनना चाहोगे शायद आप। बायो बड़ा बेवफा, अभी आ रही ना आवाज क्लियर? बायो बड़ा बेवफा, कल पढ़ा आज सफा। मतलब क्या, एक दिन में हम भूल जाते हैं। और ऐसे भी कोई भी चीज आप एक बार रीड करोगे और रिवाइज नहीं करोगे तो सेकंड डे तक 90% आपकी मेमोरी से वो चीज हट जाती है। अनलेस वो कुछ खास चीज है आपने पढ़ी है, यूनिक है, तो याद रहती है, वरना हम उसको भूल जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चीजों को प्रॉपर वे में हमारे मेमोरी में रखें ताकि उनको हम रिकॉल भी कर सके। चलो इसी बात पे एक छोटी सी और बात याद आई मुझे। तो वो बात ऐसी है कि हमारे सबके घर में कपबोर्ड होता है जहाँ पे हम कपड़े या चीजें रखते हैं, ठीक है। अगर उस कपबोर्ड को हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा होगा, मतलब सारी चीजें प्रॉपर रखी होंगी और हमेशा हम उसको वैसे रखते होंगे, तो किसी दिन आप वहां ना होने के बावजूद भी फोन पे भी आराम से गाइड कर सकते हो। देखो ऊपर के सेकंड रैक में थर्ड बुक, टेक्स्ट बुक बायोलॉजी का है, बराबर। क्यों ये पॉसिबल है? क्योंकि आपने उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा। बट अगर वैसा नहीं रखा होगा, अगर हैप्पैज़र्ड मैनर में कैसे भी रख दिया होगा, तो क्या आप फोन पे बता पाओगे किसी को कि आपने वो चीज कहाँ रखी है? नेवर। तो ये जो कबर्ड वाला एग्जांपल है, ये हमारे मेमोरी के लिए लागू पड़ता है। आप चीजों को कैसे अंदर लेते हो, मेमोरी के अंदर उनको कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, उस पर डिपेंड करता है वो टाइम पे आपको याद आएगी कि नहीं आएगी। If you want to recall the things in a proper way, you have to take the things in a proper way inside. सेम हमारा मेमोरी और हमारा कबर्ड एक जैसे ही है। कबर्ड में चीजों को प्रॉपर रखो तो आपको बिना देखे भी पता रहेगा किधर क्या है। वैसे मेमोरी के अंदर भी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना जरूरी है, तो समय पे वो सारी चीजें रिकॉल कर सके। राइट? एग्री करते हो अगर मेरी बात के साथ? तो रेज योर थम्स अप बताओ मुझे अगर एग्री करते हो मेरे साथ। तो चलो जितने भी, अच्छा हैंड रेज कर रहे हो, चलो हैंड रेज करो, चलेगा। ये भी एक, हाँ मैं एग्री करता हूँ, हैंड रेज करने का भी सही है। चलो क्या बात है, मैक्सिमम लोग एग्री करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी। चलो आपके लिए कुछ मैं कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थोड़ा सा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। वी हैव टाइम ऑफ 10-12 मिनट्स मोर, उसमें और इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की देख लिया है। मेसेजेस भी आप कर रहे हो, ओके। इताली काय दिले कळलं नाही, तो फॉन्ट नाहीये माझ्या लॅपटॉप मध्ये, त्यामुळे समजणार नाही मला। चलो ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड्स नाउ। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग क्विकली। मजा आता है जब रिस्पॉन्स मिलता है तो, राइट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमने देखा। अब इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो कैटेगरीज है उनकी हमें बात करनी है। सबसे छोटा कैटेगरी होता है स्पीसीज और सबसे बड़ा कैटेगरी होता है किंगडम। किंगडम प्लांटे हम कहेंगे, प्लांटे या किंगडम कहेंगे तो तमाम प्लांट, दुनिया के सारे प्लांट्स उसमें आ जाएंगे, बराबर। लेकिन एक पर्टिकुलर प्लांट की अगर बात करनी है तो क्या यूज करते हैं हम? उसका स्पीसीज नेम और जीनस नेम यूज करते हैं। तो पूरे हायरार्की में जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, बेसिक कैटेगरी है, वो क्या है? स्पीसीज। तो चलो टेक्स्ट बुक से देखते हैं स्पीसीज के लिए टेक्स्ट बुक में क्या कहा गया है। इधर गया मेरा बुक भी बंद हो गया नेट के साथ। बुक बोल रहा था तेरा टाइम हो गया, अभी बंद कर। बट मैं तो ऐसा करने वाला नहीं हूँ।
ओके, तो अब हम यूनिट्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की यूनिट्स की बात करेंगे। जितने भी यूनिट्स कंप्लीट कर सकते हैं उतना करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, उसको वेस्ट नहीं करेंगे हम। सो फर्स्ट यूनिट आपके सामने है स्पीसीज। देखो क्या लिखा है स्पीसीज के बारे में पहले, फिर उसमें से क्या समझाना है और क्या आपको जानना है वो आप बता सकते हो मुझे। रीड द पैराग्राफ अबाउट स्पीसीज। औषध घ्या, काय रीड करू। झालं रेडी करून झालं का सगळ्यांचं? यस सर। यस सर। कोई बाकी है जो रीड कर रहा है अभी भी? बोलो बोलो जल्दी, हैंड रेज करके बोल दो बाकी है ऐसा। ओके, क्या बात है, बाकी लोगों ने सबने रीड कर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या लिखते हैं स्पीसीज के बारे में? स्पीसीज एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो क्या इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड करना मतलब रिप्रोडक्शन करना। नेचुरल कंडीशंस में, नेचुरली उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन। जैसे दो मैंगो प्लांट्स है, तो एक मैंगो प्लांट के फूलों में दूसरे मैंगो पे जाके नेचुरली वहां पे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पोलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या हो गया, नेचुरल रिप्रोडक्शन हो गया। तो नेचुरली उनमें आपस में रिप्रोडक्शन होता है और उनकी अगली पीढ़ी कैसी होती है, फर्टाइल होती है। अब फर्टाइल और ऑफस्प्रिंग्स दो वर्ड्स है, दोनों का मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, अगली पीढ़ी को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। जैसे आप या मैं, हमारे पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो पेरेंट्स और हम ऑफस्प्रिंग्स। और ये चीज आपने मेंडल के टॉपिक में लास्ट ईयर पढ़ी थी, बराबर है। ऑफस्प्रिंग माने नेक्स्ट जनरेशन। और फर्टाइल मतलब क्या, तो फर्टाइल का मतलब दे कैन आल्सो रिप्रोड्यूस। फर्टाइल माने दे कैन रिप्रोड्यूस,
फर्टाइल का ऑपोजिट वर्ड होता है स्टेराइल, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्या कहते हैं उसको, स्टेराइल बोलते हैं। और जो रिप्रोडक्शन कर सकता है उसको क्या कहते हैं, फर्टाइल कहते हैं। ओके, तो स्पीसीज के अंदर हम उस सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को शामिल करेंगे जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, so that is the basic unit of classification, species। अब species के अंदर जरूरत पड़ने पे सब स्पीसीज या वैरायटीज ऐसे भी वर्ड्स यूज होते हैं, सब स्पीसीज, वैरायटीज, पॉपुलेशंस। जैसे देखो ना, अभी सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंगो के अंदर कितने सारे टाइप के मैंगो प्लांट्स है, बराबर है कि नहीं? वो अल्फोंसो मैंगो अलग, फिर ये पायरी बोलते हैं वो अलग, फिर वो हमारा जो लोकल लेवल पे गाउठी जिसको बोलते हैं वो अलग। ये सब क्या है, ये सब मैंगो है, सबका स्पीसीज सेम है, लेकिन उसके अंदर ये इनकी वैरायटीज है अलग। इसी हिसाब से मैं आपको बोलूंगा कि मैंगो में देयर आर 1000 वैरायटीज पूरी दुनिया में। एक्चुअली दुनिया में मैंगो का ओरिजिन इंडिया का है, मैंगो का नाम भी आपको मालूम है, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये इंडियन ओरिजिन का प्लांट है और मैंगो की कितने वैरायटीज प्रेजेंट है, 1000। वैसे राइस और व्हीट की 10,000 वैरायटीज मौजूद है। राइस और व्हीट, 10,000 टाइप के राइस और व्हीट नेचर में मौजूद है। अब उसमें से बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं क्योंकि लोग उनको यूज नहीं करते हैं, कल्टीवेट नहीं करते हैं, या उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, राइट? तो राइस मतलब सारे राइस प्लांट आ गए, फिर उसमें उनकी सारी वैरायटीज भी आ गई, उनमें आपस में नेचुरली क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये था स्पीसीज के बारे में। सब लोग अगर समझ गए हो तो ठीक है, कोई नहीं समझा हो या रिपीट करना चाहे तो रेज हैंड एंड आस्क मी अगेन, या अनम्यूट एंड स्पीक। एनीवन हैज एनी डाउट, नेटवर्क की वजह से या नहीं सुना प्रॉपर्ली, जो भी रीजन है? नो सर, नो डाउट। नो डाउट, ओके जहान, ठीक है। किसी और को, सर किसी को डाउट नहीं नो है? डाउट सर। नो सर। ओके ओके, थैंक यू। जोरदार आवाज, ऐसी आवाज आती रहनी चाहिए हमेशा। तो स्पीसीज के ऊपर वाला जो है, जैसे अभी आप देखो ये क्लासिफिकेशन में देखो, सबसे नीचे क्या था, स्पीसीज, और उसके ऊपर क्या है, जीनस है। तो डेफिनेटली जीनस विल बी अ कैटेगरी बिगर देन स्पीसीज। बैटरी लो हो, चलो तो अभी आपको टेक्स्ट बुक से रीड करना है। जीनस क्या है, जीनस देख लो एक बार, एंड देन विल वाइंड अप, जीनस स्पीसीज खत्म करेंगे। एक दो एग्जांपल्स में दूंगा और फिर हम उसको खत्म करेंगे। आई विल स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग। आप लोग आपके टेक्स्ट बुक से रीड कर लो, केवल स्क्रीनशॉट ले लो, या जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है इतना ये जीनस का स्क्रीनशॉट ले लो और रीड करो उसको। ले लिया? देखो ना, फोन फोन भी इंडिकेशन दे रहा है, बस करो यार, बस करो। तो सारी कायनात जुट जाती है ना, ये सब कायनात है। Once you are